मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई सारे ऐसे की मोमेंट्स रहे हैं जिनमें थोड़ा भी इधर उधर होता तो पूरा का पूरा कोर्स ऑफ हिस्ट्री ही बदल जाता और शायद हमें कंप्लीटली डिफरेंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलता। और ऐसे ही कुछ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सिनेरियोस को मार्वल स्टूडियोज की अपकमिंग एनिमेटेड डिज्नी प्लस सीरीज व्हाट इफ में शोकेस किया जाएगा, जो हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ मेजर इवेंट्स की अल्टरनेट कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाएंगे और हर एपिसोड एक अलग कॉन्सिक्वेंस पर बेस्ड होगा। जहां पर हमें इस सीरीज के 10 एपिसोड्स में से 3 एपिसोड्स के बारे में पता चल चुका है, जिसमें तचाला का स्टार लॉर्ड, कैप्टन अमेरिका का ज़ॉम्बीफाइड वर्जन और पैगी कार्टर का कैप्टन अमेरिका शामिल है। अब बचे बाकी के 7 एपिसोड्स, तो उनके लिए हमारे पास टॉप 10 सजेशंस हैं, जिनमें एमसीयू के व्हाट इफ सिनेरियो बनने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10। जी हाँ गाइस, क्या होता अगर वही दुश्मन जीत जाता जिसके खिलाफ एवेंजर्स सबसे पहली बार असेंबल हुए थे। लोकी के पास थी थैनोस की दी हुई चित्तौरी आर्मी, जो नए नए एवेंजर्स पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। मुझे मालूम है कि टोनी स्टार्क ने ये बात कही थी कि अगर वो जीतेंगे नहीं तो वो बदला जरूर लेंगे, पर सच कही जाए तो उस समय टोनी स्टार्क को ये बात नहीं मालूम थी कि लोकी के तार आखिर छेड़ कौन रहा है और अल्टीमेटली इन सब के पीछे आखिर कौन है। तो अगर गवर्नमेंट न्यूयॉर्क पर न्यूक्लियर मिसाइल न छोड़ने का फैसला करती और अगर डॉक्टर एरिक सेल्विग न्यूयॉर्क के पोर्टल को बंद करने में मदद न करता तो क्या लोकी जीत जाता और क्या थैनोस धरती पर आकर उस समय धरती पर मौजूद 3 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक्वायर कर लेता। इस तरह की सिनेरियो में हम एवेंजर्स को अल्टीमेटली थैनोस से व्हाट इफ के किसी एक एपिसोड में लड़ते हुए जरूर देखना चाहेंगे। नंबर 9। भले ही बहुत सारे लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर पीटर क्विल को एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर मानते हों, पर सच तो यह है कि पीटर क्विल का बाप ईगो ही जानता था कि आखिर पीटर किसके लायक है। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में हमने देखा कि ईगो पीटर का इस्तेमाल अपने आप को पूरे यूनिवर्स में बढ़ाने के लिए करता है। वो तो अच्छा हुआ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का, जिन्होंने पीटर की मदद की ईगो को हराने में। पर एक हिसाब से ये सवाल भी बहुत जायज है कि अगर योंडू पीटर के बचपन में ही अगर उसे उसके पिता से मिलवा देता तो क्या होता। क्या पीटर की मदद से ईगो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता या वो पीटर की देखभाल करता और अपने जैसा बनाता। कुछ भी हो, पर मार्वल स्टूडियोज की तरफ से हम इसका जवाब जरूर देखना चाहेंगे। नंबर 8। विजन की सिंथेटिक बॉडी को वाइब्रेनियम की मदद से अल्ट्रॉन ने ही बनाया था। बेसिकली माइंड स्टोन की पावर को फुल्ली एक्वायर करने के लिए वो अपने आप को विजन की बॉडी में अपलोड करता है, बट ऑब्वियसली एवेंजर्स उसे ऐसा नहीं करने देती। सवाल उठता है कि ऐसा हो जाता तो क्या होता। ये बात तो तय है कि तब अल्ट्रॉन एवेंजर्स पर थोड़ा भारी पड़ता और क्या पता माइंड स्टोन की पावर को जानने के बाद वो खुद का एक इन्फिनिटी क्वेस्ट चालू कर देता। पर सबसे ज्यादा मजा तब आता जब थैनोस अल्ट्रॉन के पास माइंड स्टोन लेने आता। क्या पता व्हाट इफ के आने वाले किसी एपिसोड या सीजन में हमें ये चीज देखने को मिल ही जाए। नंबर 7। तचाला और किलमॉन्गर के मॉरल ओरिएंटेशन ही इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस लाते हैं। जहां पर तचाला रैशनल है और सही का साथ देता है, वहीं पर किलमॉन्गर के सही और गलत के अपने ही मायने हैं। पर फिर भी दोनों के दोनों कड़े दावेदार थे ब्लैक पैंथर के मेंटल के। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ब्लैक पैंथर तचाला वापस जिंदा नहीं हो पाता और किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर बना रहता तो क्या होता। क्या किलमॉन्गर वकांडा की तरफ से पूरी दुनिया में जंग छेड़ देता या एवेंजर्स को वकांडा और किलमॉन्गर के खिलाफ असेंबल होना पड़ता। कुल मिलाकर ये कॉन्सिक्वेंस व्हाट इफ के किसी एपिसोड में देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। नंबर 6। एबनी मॉ की शिप में एबनी मॉ को हराने के बाद टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइटन जाने के लिए मना ही लेता है और वो स्पाइडरमैन और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर गॉन्टलेट को निकालने में कामयाब हो ही गए थे। पर अगर टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर एबनी मॉ की शिप को टाइटन पर न ले जाकर धरती पर वापस लाते तो क्या होता। क्या आयरन मैन विजन को समय पर ठीक करने में कामयाब होता। क्या सिविल वॉर में बिखरे सारे के सारे एवेंजर्स एक साथ मिलकर आउटराइडर्स से लड़ते या फिर धरती पर थैनोस के आने के बाद सारे के सारे एवेंजर्स मिलकर उसके गॉन्टलेट से उससे अलग करने में कामयाब हो पाते। काफी इंटरेस्टिंग व्हाट इफ क्वेश्चन है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 5। अब भले ही पिछली बताए हुए पॉइंट्स पर लॉजिक हो ना हो, पर इस पॉइंट पर लॉजिक बहुत है, क्योंकि 2014 का थैनोस 2023 की एंड गेम की टाइमलाइन में आकर खत्म हो चुका है और अब जब वो खत्म हो चुका है तो 2014 की टाइमलाइन में
थॉर को धरती पर आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई रैग्नारोक को तो आना था, उसे टाला नहीं जा सकता था। लेकिन जो जेनोसाइड इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने किया वो करने वाला कोई नहीं है। तो क्या अगर थॉर जब धरती पर आता तो क्या वो अपना नया असगार्ड धरती पर बना पाता, या फिर वो भी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच उनके छिड़े सिविल वॉर में फंस कर रह जाता, और हल्क सिविल वॉर में किसका साथ देता? मेरे हिसाब से इन सारी की सारी चीजों पर एक एपिसोड के बजाय एक पूरा का पूरा मूवी बन सकता है। वेल, क्या पता मार्वल स्टूडियोज हमें किसी मल्टीवर्सल मूवी के थ्रू इन सारी चीजों को समझा ही दे। नंबर 4, रेड स्कल को हराने और उसके दुनिया पर इन्वेजन करने के प्लान्स को तबाह करने के बाद कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स को खुद की कुर्बानी देनी पड़ती है, जहां पर वो बर्फ में दब जाते हैं और 70 साल बाद जगाए जाते हैं। वैसे इसके चांसेस तो मुझे बहुत ही कम लगते हैं, पर फिर भी क्या होता अगर वर्ल्ड वॉर 2 में कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स सरवाइव कर जाते और बर्फ में नहीं दबते? वेल, ऑब्वियसली वो पैगी के साथ तो वापस आ जाते, पर क्या वो हाइड्रा को शील्ड के अंदर फैलने से बचा पाते? क्या उनके ब्लड सैंपल से और भी ज्यादा सुपर सोल्जर्स बनाए जाते? और क्या वो बकी का पता समय से पहले लगा पाते? कुछ भी हो, पर शैरन कार्टर वाला लफड़ा तो नहीं होता। नंबर 3, हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स की टीम में आयरन मैन का कितना बड़ा रोल है, और उसकी टेक्नोलॉजी और प्री प्लानिंग ही एवेंजर्स को एक बहुत बड़ा एज देती थी, और टोनी स्टार्क के बिना थैनोस को हरा पाना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल होता। पर क्या होता अगर टोनी एंड गेम के बजाय न्यूयॉर्क बैटल के दौरान ही मर चुका होता, जब एवेंजर्स के जगाने के बाद भी वो नहीं जाग पाता? वहां पर मामला थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता, क्योंकि तब वहां पर देखना होता कि अल्ट्रॉन को कौन बनाता है, और टोनी स्टार्क के एब्सेंस में क्या सिविल वॉर जैसा कोई और इंसिडेंट होता, और क्या थैनोस के धरती पर हमला करते ही थैनोस जीत जाता? ये सारी की सारी चीजें अपने आप में एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा करती हैं, और अगर इसका जवाब मार्वल स्टूडियोज दे दे तो मजा ही आ जाएगा। नंबर 2, अब इस चीज ने दुनिया भर के लोगों को इन्फिनिटी वॉर के बाद बहुत ही ज्यादा बेचैन और बॉदर किया। हाँ, मुझे मालूम है कि आप इसे अपनी आत्मा को संतुष्टि देने के लिए इस नजरिए से भी देख सकते हैं, पीटर क्विल ने थैनोस को मुक्का नहीं मारा होता तो एंड गेम नहीं होता। पर फिर भी यार, ये चीज मुझे आज तक परेशान करती है। सोच के देखो यार, स्पाइडरमैन के हाथों में गॉन्टलेट आ ही गया था। इसीलिए मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा बेचैन हूँ ये बात जानने के लिए कि आखिर टोनी और उसके साथियों के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट आ जाती तो वो क्या करते। और मेरे हिसाब से मार्वल को ये चीज जरूर एक्सप्लेन करनी चाहिए। और व्हाट इफ सीरीज से बेहतरीन और कौन सा मौका हो सकता है? नंबर 1, नंबर 2 की चीज ने तो मुझे विचलित किया था, पर नंबर 1 ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी थी। अगर थॉर ने अपनी स्टॉर्मबेकर का एंगल थोड़ा सा ऊपर रखा होता तो इस बैंगनी दानव के मुंडी उड़ने से शायद बहुत कुछ बदल सकता था, और क्या पता इन्फिनिटी वॉर के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस अलग ढंग से दिखाए जाते। पर हाँ, मुझे मालूम है आपकी आर्ग्यूमेंट यही होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज देखी थी, और थैनोस किसी न किसी तरफ बच ही जाता। पर फिर भी मैं जरूर देखना चाहूंगा कि क्या होता अगर थैनोस का सर उसके चुटकी बजाने से पहले कट जाता। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइज, ये थे मेरे हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 व्हाट इफ सिनेरियोज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप इन पॉइंट्स के बारे में क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से क्या क्या चीजें हो सकती थी, इनके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने कोई सवाल, सुझाव या फिर वीडियो टॉपिक सजेशन इंक्लूड करना मत भूलिएगा। और हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम फ्यूचर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। शेयर करिए हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना, और इसी तरह के ऑसम कंटेंट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें। Link will be in the description. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.